बहुत स्वागत है। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। रात के ठीक 10:30 बजे मैं आपसे रूबरू हो रहा हूं और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को मैं एक साथ सिर्फ एक वीडियो में मैं आपसे बात करता हूं, क्योंकि हर पल, हर क्षण या हर 1 घंटे के बाद मैं आपसे जुड़ता नहीं, क्योंकि उसके लिए ढेर सारे माध्यम हैं, आपको खबरें मिलती रहती हैं। लेकिन उन सारी खबरों का एक लब्बो-लुआब और उसका जो एक विश्लेषण है, वो मैं प्रस्तुत करता हूँ और कोशिश करता हूँ ये कि मैं वो बात जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं समझ रहा हूँ, वो मैं बोलूँ। इन दिनों मित्रों, किसान आंदोलन जिस तरह से सुर्खियों में है, उसके अतिरिक्त और कोई खबर फिलहाल भारत के संदर्भ में न तो मौजूद है, न उसका महत्व है और न उसकी चर्चा हो रही है। इसलिए इस खबर पर बात लाजमी है कि प्रतिदिन जो पिछले 60-70 दिनों से चल रहा है, वो अभी भी जारी रहेगा। तो आज भी उसी किसान आंदोलन पर आपसे बात करूंगा। और इस आंदोलन में मित्रों, पिछले 70 दिनों के अंदर जो कुछ भी मैंने इस आंदोलन की रूपरेखा और इसके तौर तरीके को देख करके जो मैंने कहना चाहा, वो मैं आज से नहीं कह रहा हूं। वो मैं पिछले दिसंबर से जो मैं बात कह रहा हूं, दिसंबर 2020 से इस आंदोलन के आधे दौर, जो कृषि सुधार कानून का विरोध शुरू हुआ, दिल्ली में जब फार्मर्स यहां पर पहुंचे, जब एक मोर्चेबंदी शुरू हुई, उसके बाद किसानों की और सरकार की बातचीत की दौर शुरू हुई। उस 4 दौर के बाद जब बातों पर जिस तरह से किसानों का जो किसानों की मांग थी, उसको जिस तरीके से इनके नेता, तथाकथित मैं शब्द बोलूंगा, सो कॉल्ड लीडर्स, जिस तरीके से इनके मांगों का विरोध करते रहे, मुखालफत करते रहे, या सरकार से बातचीत करने का जो इनका तौर तरीका था, उसके आधार पर मैंने जो आपसे बातें कही थी, वो आप देख सकते हैं कि दर परत दर जितनी भी बातें खुल रही है और जांच जो चल रही है, भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियां जब सक्रिय हुई हैं, जो बातें खुल रही है अब आपके सामने वो सामने आ रही है। और उसका लब्बो लुआब ये है कि ये किसान आंदोलन सिर्फ किसानों का गुस्सा नहीं, किसानों की मांग नहीं, इस किसान आंदोलन के पीछे की असली रणनीति का मास्टरमाइंड कोई और है, जिसके बारे में मैं यहां तक बोला कि न कांग्रेस, न कोई और पार्टी, न राकेश टिकैत, न इस 22, 23, 25 संगठनों के जितने किसान नेता हैं, ये सब उस पूरे आंदोलन का जो मुखिया है, जो मास्टरमाइंड है, जो हैंडलर है, उसके हाथ में खेलने के लिए मजबूर हैं। ये बात मैं आज जो बातें अभी आज तक जो निकल रही हैं, इसको मैं बहुत पहले बोल रहा हूं और प्रमाणों के साथ में रख रहा हूं कि कारण क्या है। कोई देखिए, बिना किसी कारण के कोई कार्य होता नहीं। और जिस तरीके से आंदोलन की रफ्तार आगे बढ़ी है और जिस तरीके का ये आंदोलन अराजकता में तब्दील हुआ है, ये बहुत ही अच्छे तरीके से, मैनेज तरीके से, बाकायदा अराजकता को दिल्ली में स्टैब्लिश करने और स्टैब्लिश कर देने के बाद पूरे देश में स्प्रेड करने की एक बड़ी योजना थी। वो किस तरह से आगे बढ़ती रही है, वो उसके बारे में बात करता रहो। और आज सारे चैनल, आज सारे सोशल मीडिया पर वो सारी बातें अब सामने आ रही और अब प्रमाणों के साथ आ रही हैं। खास करके मियां खलीफा, रेहाना, ग्रेटा थनबर्ग, इन सब के सक्रियता के बाद अब जो बातें सामने आ रही हैं, वो तो वही है जो मैंने कहा था। और मैं फिर कह रहा हूं, इसको आप अगर समझ रहे हैं कि ये लेफ्ट लिबरल गैंग का जो अंतरराष्ट्रीय गिरोह वो कर रहा है, फिर गलत है। मैं अभी भी कह रहा हूं, अब यहां भी गलत सोचा जा रहा है। ये जितनी भी संस्थाएं, अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं, जो जिसको कहते हैं आप सिडो मार्क्सिस्ट विचारधारा के होते हैं, पैन मार्क्सिस्ट फोर्सेस हैं, वो इस तरह से सक्रिय हैं, वो उनको भी हैंडल कोई कर रहा है। और वो हैंडलर है चाइना। चाइना जिस अंदाज में किसी चीज को हैंडल कर रहा है, उसके मायने हमें समझना होगा, जान लेना होगा, क्योंकि ये लोकतंत्र वर्सेस कम्युनिज्म, और कम्युनिज्म कैसा, वामपंथ कैसा, जो चाइना का मॉडल है,
इसलिए मजदूर उनके लिए, किसान जो है उनके लिए बहुत मुफीद हुआ। किसानों को आधार बना करके उन्होंने देखा कि किस तरीके से किसान कम्युनिटी पंजाब में पहले लामबंद हुई और इसके बाद ये स्प्रेड हुआ हरियाणा तक। उसके बाद इसके तथ्य और तथ्य खोज लिए गए कि किस तरीके से इंडिया में इसको स्प्रेड करके पूरे भारत सरकार को, पूरी व्यवस्था को पूरी तरह से पंगु बनाया जा सकता है। और जब पंगु बन जाएगा तो वहां अराजकता की स्थिति होगी, और जब अराजकता की स्थिति उत्पन्न होगी तब सरकार रिएक्ट करेगी। जो मैं बात बात के याद करिए आप 26 जनवरी के दिन, तो मैंने कहा था गोली नहीं चलेगी, गोली चलनी ही नहीं है। तो वो रिएक्शन जो है उसकी संकल्पना इस गैंग के लोगों को थी और वही ये कराना चाहते थे, वो भी नहीं हुआ। अब इनकी परतें बराबर खुलते रह गई हैं, खुलने जा रही हैं। जानकारी के लिए बता दूं कि ग्रेटा थनबर्ग जो इन्वायरमेंटलिस्ट मानी जाती हैं, अभी बहुत कम उम्र की एक महिला कार्यकर्ता है, या आप कह लें नवयुवती हैं, और इस तरीके से इन्होंने भारत के किसान आंदोलन और यहाँ के इंटरनेट व्यवस्था और यहाँ के मानवाधिकार पर जो सवाल उठाया था, जानकारी के लिए बता दूं कि इतना दबाव पड़ गया भारत की प्रतिक्रिया का कि ग्रेटा थनबर्ग ने अपना जो ट्वीट किया था उसको डिलीट कर दिया। लेकिन बात उनके डिलीट करने से तो चुप होकर बैठ जाने से चलता नहीं। उसका एक रिएक्शन आया कि दिल्ली पुलिस ने ग्रेटा थनबर्ग के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया है। एफआईआर बाकायदा ग्रेटा थनबर्ग के खिलाफ दर्ज हो चुका है, और अब ग्रेटा थनबर्ग हमारे यहाँ एक आरोपी मानी जाएंगी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत को बदनाम करने की साजिश 153 और 120 बी के तहत उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। दिल्ली पुलिस ने बाकायदा इसकी एफआईआर दर्ज की है ग्रेटा थनबर्ग के खिलाफ। अब रही बात मियां खलीफा, रेहाना और इन तमाम लोगों की, देखते जाइए ये जितनी संस्थाएं हैं, ये संस्थाएं किसी के निर्देश पर जिस स्तर पर काम कर रही हैं, इसको हमें आपको समझ लेना होगा। समझना यह है कि इस साजिश के तार तात्कालिक रूप से नहीं जुड़े हैं, इसकी योजना बेसिकली बहुत पहले बन चुकी थी। किसान आंदोलन, इसीलिए जब 8 महीने पहले जो मामले हुए थे, जिस कानून को लाया गया उसको इस स्तर पर पहुंचाने में 8 महीने लग गया, तो बिना किसी योजना के बाद तो चली नहीं। और इस योजना में अगर आप सोच रहे हैं कि राकेश टिकैत और 22-23 किसान संगठनों का ये पूरा खेल है, तो नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि ये आंदोलन वापस ले ही नहीं सकते, इनके बस में ही नहीं। ये बात मैं रोज चिल्ला चिल्ला करके, हाथ पीट पीट कर कह रहा कि अब अगर आप मानते हैं कि आंदोलन खत्म हो जाएगा, नहीं होने वाला, क्योंकि आंदोलन को खत्म करने का निर्देश ही नहीं है। निर्देश जहां से आ रहा है वहां का तो पूरा, वहां की पूरी सोच है कि भारत की सरकार, केंद्र सरकार, मोदी सरकार को इस स्थिति में लाके खड़ा कर दिया जाए कि कानून व्यवस्था को संभालने के लिए कई स्टेट्स में एजुकेशन को रोकने के लिए सरकार कड़ी कार्रवाई करे, बल प्रयोग करे, और उस बल प्रयोग करने की स्थिति होगी गोली तक भी चलाई जाए। और गोली चलाई जाए तो जब कुछ राज्यों में किसान मरेंगे या मारे जाएंगे, तब मोदी सरकार के विरुद्ध एक अंतरराष्ट्रीय मुहिम ऐसी चलाई जाए जिसमें कई देश के कुछ अच्छे खासे जो एंटी इंडिया लॉबिस्ट हैं, जिसमें वहां के नेता भी है, वो सक्रिय हो जाए। वहां तक ये पहुंच नहीं पाए, उसके पहले ही इनकी पोल खुलने शुरू हो गई। और ये पोल क्यों खुली? क्योंकि भारत सरकार ने दिल्ली में जितना कुछ 26 जनवरी के दिन हुआ, उसको उसने पूरी तरह से मैनेज कर लिया, सिर्फ संयम दिखा करके। और संयम का ही यह नतीजा है कि आज किसान आंदोलन में राकेश टिकैत को आप जाकर के गाजीपुर बॉर्डर या टिकरी बॉर्डर या सिंघू बॉर्डर पर जो कुछ भी आप देख रहे हैं, दिखा रहे हैं, वो राकेश टिकैत बोले या दर्शन पाल बोले या राजवाना बोले या कोई और नेता, तमाम योगेंद्र यादव बोले, ये इनकी एक इतनी भूमिका है कि किसी तरीके से दिल्ली के सराउंडिंग एरिया को ये बिल्कुल जो है वो गर्म रखें, वहां पर राजनीतिक लोगों का जमावड़ा हो, और मामला जो है सड़क से संसद तक, पहले संसद से सड़क तक था, अब सड़क से संसद तक पूरा एक जो है वो मोदी विरोध, एक तरह से उसकी लहर चल जाए, सरकार का विरोध।
और सरकार को इतना मजबूर कर दिया जाए कि वो इस मांग के आगे झुक जाए। ये इस मांग के आगे झुकाने का उद्देश्य ही एकमात्र है कि अभी सीएए का जो कानून आया है उसको वापस लेने की एक बड़ी मुहिम चलाई जाए। मैंने कल भी कहा था कि वो मुहिम इसलिए जल्दी नहीं छेड़ सकते क्योंकि फिर भारत में जो पैन हिंदू फोर्सेस हैं या जो हिंदू फोर्सेस जिनको लग रहा है कि ये मतलब इसको डी-यूनाइट कर दिया, जो इन्होंने इसको उनको डिस्टैब्लिश कर दिया, वो यूनाइट हो जाएंगे। इसलिए सीए विरोधी आंदोलन इतनी आसानी से नहीं चलाएंगे। ये तब चलाएंगे जब किसान आंदोलन में जिस हिसाब से ये चाहते हैं सारी बात सरकार झुका दी जाए और मान ले, और तब कहेंगे भाई आपने तो किसानों की बात मानी, चूंकि हम अल्पसंख्यकों का ये मामला है, हम अल्पसंख्यक है इसलिए भारत में अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय हो रहा है, क्योंकि वो कानून वापस नहीं लिया जा रहा है और सरकार सख्ती कर रही। ये विरोध का जो स्वर था उसको ज्यादा धार देने के लिए किसान आंदोलन को अभी एक्सटेंड किया जाएगा, और ये सब कुछ चाइना की तरफ से निर्देश दिया जा रहा है, पाकिस्तान उसको एग्जीक्यूट करवाना है। ये बात अभी सब समझते हैं कि ये सब पाकिस्तान का हाथ है। कोई कहता है चीन का हाथ है, जी नहीं, इसमें चीन का निर्देश है। और चीन में कहा, चीन का जो सोशल एक्टिविज्म है सोशल मीडिया का, और उनका जो प्रोपेगेंडा करने का तरीका है, वो तो कई देशों में आप देख रहे हैं। अमेरिका तक में इस तरीके से राष्ट्रपति चुनाव से लेकर के और जो वहां पर लोकतंत्र के लिए ट्रंप समर्थक और बाइडेन समर्थकों के बीच में झड़प से लेकर के, और पूरा आप देख सकते हैं कि राष्ट्रपति के उसके शपथ के पहले क्या क्या वहां पर हुआ। इसके पीछे चाइना की एक भूमिका रही है, और चाइना वो भूमिका अपनी कुछ अंतरराष्ट्रीय वामपंथी संगठनों के जरिए करता है, जो उसके सोशल मीडिया का जो पूरा अंतरराष्ट्रीय जो उनका ढांचा है, जिनको एक्टिवेट किया जाता है बाकायदा उनके मंत्रालय की तरफ से, विदेश मंत्रालय और कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से, वो बाकायदा यूनाइट होकर के, जिसमें आर्मी इंटेलिजेंस भी होती है, वो कार्य करती है और वो पूरी रणनीति बनती है। तो भारत और चाइना के व्यापारिक रिश्ते और यहाँ पर अंतरंगता जो दिखावे के लिए चलती रही, और जिसमें मोदी सरकार ने भी उसको काफी दिन तक आगे बढ़ाया, उसका खामियाजा अब भुगतना पड़ रहा है। तो भारत के रग रग से चीन वाकिफ था कि भारत की कमजोर नस क्या, उस नस को अभी तक पाकिस्तान दबाता था, तो उनकी आईएसआई की जो त्वरित प्रणाली थी, कार्य प्रणाली थी, उसी के हिसाब से वो डिस्ट्रक्ट करवाते थे। लेकिन अब जो है चीन ने उसको जो स्वरूप दिया है, वो बहुत संयत तरीके से और बहुत मैकेनाइज्ड तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से उसको किया है कि जो उसको स्वरूप आप उसका जल्दी समझ नहीं पाएंगे। आपको तो सिर्फ एक लेयर दिख रहा है कि राकेश टिकैत बात कर रहे हैं और बात सरकार मान नहीं रही, वहां पर सरकार ने कीलें गड़वा दी है, और वहां पर पूरा इनका लेफ्ट लिबरल गैंग जो है वो सक्रिय है, वो ये कह रहा है कि यहाँ तो लोकतंत्र का हनन हो रहा है। जी नहीं, ये सब अपना अपना एक पार्ट अदा कर रहे हैं, जो उसके निर्देशन में काम कर रहे हैं, और इनको भी नहीं मालूम है कि वो उनके द्वारा निर्देशित है। सबसे बड़ी खासियत आप ये देखिए कि ये जितने भी भारत की इस समय की सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए जुटे हुए हैं, इनमें से किसी को नहीं मालूम है कि वो किसी के निर्देशन में काम कर रहे हैं। यही तो इस पूरे आंदोलन के हैंडलर की खासियत है, और वो हैंडलर है चीन। और उस चीन की जो खीज है वो ये है कि भारत कोविड प्रबंधन और कोविड से निपटने में जिस तरीके से सामने आया, वो वर्ल्ड लीडर हो चुका है। और एक आखिरी लड़ाई चाइना के साथ हो, सैन्य लड़ाई ही नहीं, और स्तर की लड़ाई जिसमें इकोनॉमिक जो ताकत है उसको बढ़ाने का मामला हो, उस मुद्दे पर भी उतने प्रभावी तरीके से आगे आए। उसके पहले भारत की अंदरूनी स्थिति को इतना डिस्टेबलाइज कर दो कि सरकार उसी में उलझ जाए। देखिए, ये भी जानते हैं कि मोदी सरकार इतनी आसानी से हिलने वाली नहीं, क्योंकि यहां पर मोदी सरकार का जो बहुमत है वो बहुत अच्छे मार्जिन से उस समय वो बहुमत में है, और चूंकि गवर्नेंस इस कदर का है कि वो इतनी जल्दी झुकने वाले नहीं।
लेकिन हाँ, सरकार के सामने अराजकता पैदा करके एक ऐसी स्थिति बनाई जा सकती है जिससे सरकार की इमेज खराब हो, और सरकार का इमेज खराब होने का मतलब है कि देश की इमेज को गिराना। तो देश की इमेज जब खराब हो जाएगी तो जो अंतरराष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं, जो रेटिंग एजेंसियां हैं और जो बिजनेस के प्रति भारत का जो दृष्टिकोण पूरी दुनिया में बना है वो बदल जाएगा, जो चाइना से अभी हटता हुआ दिख रहा था। पोस्ट कोविड एरा में जिस तरीके से भारत चाइना का आर्थिक प्रतिद्वंदी भी बहुत बड़ा बन चुका है, ये भी चाइना के लिए मुश्किल थी। अब चाइना सीधी लड़ाई तो गलवान से लेकर के पैगोंग तक के लड़ नहीं पाया, और अभी भी 50,000 की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। तो भारत में अंदरूनी तौर पर इतनी मुश्किलें पैदा कर देना कि सरकार उसमें उलझ के रह जाए, और उसके लिए इस किसान आंदोलन से बढ़िया कोई और रास्ता नहीं दिखा। इसलिए बहुत मैकेनाइज तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से इस आंदोलन को बढ़ाया जा रहा है। इसमें बाकायदा फंडिंग हुई है, जिसमें राजनेता से लेकर के राजनीतिक पार्टियां और तमाम ऐसे संगठन हैं जो किसान नेताओं और किसान आंदोलन के मुखियाओं तक पहुंचे हैं। इनमें से किसी को नहीं मालूम को किस तरह से यूज हो रहे हैं, लेकिन इसका सूत्रधार धीरे धीरे पता चलेगा जब आज ये क्लियर हो गया कि 26 जनवरी के दिन इस तरह का कोई आंदोलन करना है जिसमें भारत की साख बहुत खराब हो। ये दिन भी महीनों पहले तय हो गया था। अब ये जानकारी भी सामने आ रही। जब इतनी जानकारियों के सामने आने के बाद इस देश का हर नागरिक ये देख रहा है कि किसान आंदोलन के नाम पर जो कुछ भी किया जा रहा है, सरकार को झुकाने की जो कुछ भी कवायद संसद से सड़क तक चल रही है, उसका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, भारत की जो बढ़ती ताकत है उसको वहीं रोक देना, अंदरूनी तौर पर भारत के कई राज्यों को अशांत कर देना, वहां पर सिविल वॉर की एक स्थिति बना देना, और कुछ ऐसे आंदोलनों का और कुछ ऐसे आतंकी संगठनों का उत्पन्न कर देना कि जिसमें आपस में विभेद की स्थिति उत्पन्न हो जाए। जैसे खालिस्तान का एक प्रोपेगेंडा है, इसको भी चाइना बहुत अच्छे तरीके से पाकिस्तान के जरिए फैलवा रहा है। खालिस्तानी है लेकिन वो बहुत चंद थे। लेकिन अगर खालिस्तान खालिस्तान करते हुए इस आंदोलन में जो क्रिया प्रतिक्रिया होगी, अगर हिंदुओं सिखों में विभेद बढ़ेगा और हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट आंदोलित होंगे और देश का साथ नहीं मिलेगा, तो जाट और सिख जो है कम्युनिटी उनके अंदर नाराजगी हो जाएगी, और एक तरीके से हिंदू कम्युनिटी में भी इतना बड़ा विभेद हो जाएगा। आखिर में इतनी बड़ी सोच कोई एक दिन की संरचना हो सकती है? नहीं हो सकती। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जितना लेफ्ट लिबरल गैंग का ये जो किसान आंदोलन को लेकर के ये पूरे प्रवचन सुबह से लेकर के शाम तक चलते रहते हैं, इसका एक ही लबोलुआब है कि किसी भी कीमत पर इस सरकार को झुका देना। लेकिन यकीन मानिए ये सरकार तीनों कानूनों पर सुधार के किसी भी स्तर तक जा सकती है क्योंकि वो किसानों से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये कानून वापस नहीं ले सकती, क्योंकि वापस लेने की स्थिति में इस देश का एक बड़ा विश्वास जो वर्तमान सरकार पर है वो खोज उठेगा। ये सरकार जानती है, इसलिए कानून वापस नहीं लिए जा सकते। रही बात, अगर कानून वापस नहीं लिए जाएंगे तो ये इस आंदोलन का क्या स्वरूप होगा देखते जाइए। अभी स्वरूप तब तक इतना विस्तृत होगा जब तक एक एक आदमी जो इस पूरे आंदोलन के एक हैंडलर के हाथ में खेल रहा है उसका खुलासा न हो जाएगा। राकेश टिकैत जैसी शख्सियत उस पूरे कड़ी में बहुत छोटे से एक प्यादे हैं। मैं ये बार बार पहले भी कह रहा हूं और आज भी कह रहा हूं, देखते जाइए। अभी तो ग्रेटा थनबर्ग, मियां खलीफा, रेहाना जैसी कुछ ऐसी चंद महिलाएं जिनका नाम भी एक सभ्य आदमी अच्छे समाज में बैठ के नहीं ले सकता, आज वो भारत के कृषकों की चिंता व्यक्त कर रही हैं। डर के मारे थनबर्ग को अपना ट्वीट डिलीट करना पड़ रहा है। इसके बाद यह खुलता है कि 26 जनवरी के दिन भारत में इस स्तर पर आंदोलन करना है। ये सब कुछ पहले तय हो गया था। अभी तो सिर्फ आप इस खुलासे पर पहुंचकर इस स्तर पर पहुंचे हैं कि ये खेल अंतरराष्ट्रीय साजिश का है। लेकिन उस साजिश के सूत्रधार पर पिछले 1.5 महीनों से मैं प्रमाण के साथ
जिस तरीके से आंदोलन को आगे बढ़ाया जा रहा था, उसके आकलन के आधार पर मैं बोल रहा था और आज वो बातें सच साबित हो रही हैं। इसलिए यकीन मानिए, ये देश पूरे अराजकता के खिलाफ खड़ा हुआ है। ये आक्रोश उन लोगों को जो देश विरोधी काम करने में लगे हुए हैं और अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं, इनका हश्र तो समय आने पर जनता लोकतांत्रिक तरीके से देगी। लेकिन फिलहाल देश के सामने एक बड़ी चुनौती है और इन चुनौतियों के दौर में हमें अपने देश पर, अपने सरकार पर पूरा भरोसा होना चाहिए। रही बात किसान की समस्या और किसानों की मांगों का, तो जायज मांगों पर निश्चित रूप से बातचीत होनी चाहिए, लेकिन बातचीत किससे होगी ये अब नए सिरे से तय किए जाने की जरूरत है। मैं बहुत अहम बात कर रहा हूं, ये नए सिरे से तय किए जाने की जरूरत है, क्योंकि जिनसे बात हो रही है उसमें 90% से अधिक लोग इस देश के लोकतंत्र के आन बान शान के खिलाफ षड्यंत्र करने के आरोपी हैं। इन्हें कानून के सामने भी अपने आप को पेश करना होगा और ये काम बहुत मुश्किल है, क्योंकि अपना फेस सेव करने के लिए, अपनी तथाकथित इज्जत को बचाने के लिए ये जो आज नेता बने हुए हैं किसानों के, ये अभी किसकी हाथों की कठपुतली बन करके कितना बड़ा खेल करेंगे, ये आप देखते रहिए। 6 फरवरी को तो चक्का जाम है, बात अभी अक्टूबर तक आंदोलन को आगे बढ़ाने की है और 50 लाख से अधिक ट्रैक्टर अमृतसर ले जाने की योजना है। बात तो यहां तक है कि 2024 के चुनाव तक इस पूरे आंदोलन को बढ़ाया जाएगा। जिस आंदोलन को सिर्फ 2 दिन में समाप्त होना चाहिए, जायज मांगों पे समाप्त होना चाहिए, उस आंदोलन पर कोई मांग नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ आंदोलन, सिर्फ आंदोलन, सिर्फ आंदोलन भारत को झुकाने की एक बड़ी अंतरराष्ट्रीय साजिश है। इसलिए 135 करोड़ भारतीयों को जगे रहना होगा, सजग रहना होगा, अपनी सरकार पर विश्वास और भरोसा रखना होगा। आज के लाइव में इतना ही। अगर आपको ये लाइव पसंद आया हो तो प्लीज हमारे फेसबुक हार्ट अटैक इंडिया को आप प्लीज प्लीज फॉलो करिए, आप प्लीज उसे फॉलो करिए और हमारे यूट्यूब चैनल हार्ट अटैक इंडिया पर जाकर उसको प्लीज सब्सक्राइब करिए। देश के खातिर अगर उसके संबंध में अपने जर्नलिस्टिक अप्रोच और अनुभव के साथ मैं कुछ बातें आपको आपके सामने रखता हूं, अगर अच्छी लगती है, इससे आप तारुफ रखते हैं, इससे आप सहमत होते हैं, तो निश्चित रूप से एक सकारात्मक जनमत बनता है और एक सकारात्मक जनमत भारत की शक्ति को बढ़ाता है। इस विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।